नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज हमारे साथ मौजूद है मधु मंजरी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही सेक्रेटरी ऑफ शिवी फाउंडेशन। आइए उनसे जुड़ते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपने राजनीतिक में कदम क्यों रखा? एक्चुअली क्या है कि मैं समाज से जुड़ी हूँ, समाज में कार्य करती हूँ, तो कभी कभी लगता है कि राजनीति में भी आना चाहिए लोगों को, और ख़ास करके महिलाओं को आना चाहिए। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, प्रशासन में नहीं आएंगी, और भी जो भी इस तरह के जो क्षेत्र उसमें नहीं आएंगे, तो महिलाओं के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को खास करके राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपको कुछ लोगों ने राजनीतिक में आने से रोका था, कहा था कि ये ठीक नहीं है, आप इस पे क्या कहेंगी? हाँ, ये तो बिल्कुल है। हर लोग, जितनी भी महिलाएं हैं, शायद महिलाओं को ज़्यादा बोला जाता है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति से थोड़ा दूर रहनी चाहिए, या तो फिर, लेकिन मुझे, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, महिलाओं को समझना चाहिए। जब तुम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में आना चाहिए, और मैं तो कहूँगी कि राजनीति में 50% महिलाओं को आना चाहिए। जब तक महिलाएँ नहीं आएंगी, महिलाएँ उस बात को नहीं समझेंगी, महिलाएँ सत्ता में नहीं आएंगी, जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। मैम, आप रालोसपा में ही क्यों गई? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में मेरा जाने का मेन मकसद और कारण ये था कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका जो विचार है वो शिक्षा से लेकर के, जब मैं ये पार्टी में आई थी तो मैंने बहुत सारे पार्टियों को देखा था, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मैंने देखा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, और उनका हमेशा वो शिक्षा के लेकर के लड़ाई करते, खास करके गरीब बच्चों को शिक्षा के लेकर के लड़ाई करते। क्योंकि मैं अपने फाउंडेशन, सीवी फाउंडेशन की मैं सचिव हूँ, तो वहाँ से भी मैं मतलब गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ती थी, बहुत सारे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस पार्टी का एजेंडा बहुत अच्छा है और बिहार की इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। मैम, आप खुद एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, आप कुछ खास बातें बताना चाहेंगी? हाँ, मेरी संस्था जो है, जिस संस्था से हम, मतलब सीवी फाउंडेशन संस्था है हमारा, जिसमें बच्चों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। ये संस्था के बैनर तले करीब अब 18-19 साल होने जा रहा है। उस समय से मैं काम करती हूँ। महिलाएं जो समाज की उपेक्षित महिलाएं हैं, जो बीडो हैं, डिवोर्सी हैं, या तो फिर इस तरह की महिलाएं जो समाज से उपेक्षित है, उन महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके और उनको सेल्फ रोजगार की ओर ले जाया जाता है। इस तरह से आज बहुत सारी महिलाएं जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं और वो अपने पैर पर खड़ी हैं। और उसमें छोटे बच्चों को, जो स्लम बस्ती के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए भी हम लोग काम करते हैं। मैम, आप क्या मौजूदा सरकार से खुश हैं? ये तो मुझसे ज़्यादा आप लोग बता सकते हैं, आप लोग ज़्यादा सब जगह सर्वे करते हैं और देखते हैं, लेकिन मैं भी जिस हिसाब से कभी गांव में ही जाना अक्सर होता है, और उन तबके के लोग के लिए कि आज हम जब बात करते हैं बराबरी की, तो पूरे बिहार में हर बच्चे का बराबर अधिकार शिक्षा पे नहीं होगा, और बराबर शिक्षा नहीं मिलेगा जब तक हमारा बिहार आगे डेवलप नहीं कर सकता। और मौजूदा जो सरकार है, वो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है, नीतीश जी आए ही थे महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, लेकिन महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल तो दे दिया, लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। अगर एजुकेशन की बात करते तो प्राइमरी से लेकर के, सेकेंडरी से लेकर के और हायर एजुकेशन के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं। तो बहुत ज़रूरत है कि आज शिक्षा व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक रोजगार नहीं आएगा, तब तक तो इसलिए अब ज़रूरत है कि इस सरकार को बदला जाए और नए सरकार को लाया जाए, नया एक चेहरा है, ताकि नए जोश और नए तरीके से काम हो बिहार के अंदर में। मैम, क्या बिहार में बदलाव की ज़रूरत है? एकदम बिल्कुल 110% बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। बिहार में शिक्षा की ज़रूरत है, बिहार में रोजगार की ज़रूरत है। बिहार में आप देखिए, कोरोना काल में जिस हिसाब से बिहार में सारा एक्सपोज हो गया कि मेडिकल फैसिलिटी देख लीजिए, बिहार में हॉस्पिटल नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में आपको क्या बोलते हैं, आप कृषि को ले लीजिए तो कृषि भी बिहार में नहीं है। जितने जो फैक्ट्रियाँ, मिलें थी पहले के जो मिल है सारा बंद है, तो इसलिए रोजगार भी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है कि अब बदलाव होनी चाहिए, और अब बिहार की जनता जाग गई, और मुझे लगता है कि इस बार बदलाव जरूर होगा। मैम, हर बार बाढ़ आती है, हर बार चुनाव होते हैं, हर बार बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं हम सब इसके जिम्मेवार हैं। हम लोग हमेशा जो वोट डालते हैं ना, आम जनता जो वोट डालती है ना, कभी भी
एमपी और एमएलए को वोट नहीं डालती है, हमेशा ऊपर का चेहरा देख कर डालती है। ज़रूरी है कि और ऊपर वाले जो लोग हैं, जो एमपी और एमएलए हमारे यहाँ तो जो मंत्री हो तो वो सोचते हैं, वो तो निश्चिंत रहते हैं कि जाना कहाँ है, वोट तो फिर मुझे ही मिलना, काम करो या नहीं करो। तो आम पब्लिक को अब जागरूक होना चाहिए। जिस तरह से बाढ़ की आप बात कर रहे हैं, बाढ़ एक मतलब क्या बोला जाए, इतना फंड आता है, फंड कहाँ जाता है पता नहीं। पेपर पे तो फंड आ जाता है, कितना सारा फंड आया, लेकिन करोड़ों करोड़ों का फंड आता है, लेकिन फंड कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है। अगर इसको प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। बाढ़ जो जिस तरह से आप सीमांचल में बाढ़ आता है उसका डैम बनाया जा सकता है, नहर बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें जिससे करके बाढ़ को परमानेंट रोका जा सकता है। लेकिन जो सरकार की जो इच्छा शक्ति जो कमज़ोर है, वो पता नहीं क्या चाहते हैं कि बाढ़ में क्यों लोग मतलब डूबे, और हर बार वही मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, वहाँ पे डैम बनना चाहिए, डैम बना करके नहर बनाना चाहिए, नहर के पानी को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो बाद में भी काम आएगा। डैम बनाएंगे तो आप बिजली भी खुद का कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट का इच्छा शक्ति काम करने के प्रति नहीं होता। मैम, अभी कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, इस पे ये क्या कहेंगी? देखिए, आज तो कोरोना है तो बेरोजगारी तो पूरे दुनिया में है, तो कोरोना काल को जिम्मेवार मान करके अगर हम कुछ भी करते हैं कि आज मतलब बुरा स्थिति सब जगह है, पूरे दुनिया में बुरा स्थिति है कि हम ये नहीं कर सकते कि हमारे देश में है या हमारे राज्य में है या तो हमारे शहर में है। लेकिन कोरोना जिस दिन नहीं था उस दिन भी हमारे यहाँ रोजगार नहीं था। कोरोना ने उस चीज़ को एक्सपोज कर दिया, लोगों को पता चल गया कि हमारे बिहार से कितने लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं। देखिए, बाहर रहना कोई बुरी बात नहीं है कि बाहर कोई रह रहा है, आप अपनी स्वेच्छा से आप जहाँ जाइए ना, बिहार से बाहर जाइए, आप इंडिया से बाहर जाइए, जहाँ भी जाइए, जहाँ भी काम कीजिए, लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ बिहार के लोगों को, बिहार के मजदूरों की मजबूरी है, वो 500 रुपया और 5000 रुपया के लिए भी बाहर जाते हैं। डेली अगर 500 रुपया कमाना है, 500 रुपया क्या 200-300 भी कमाना है, तो उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। पलायन ये है कि बिहार के मजदूर को यहाँ काम नहीं है, उस मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ता है। दिक्कत यहाँ पे ये है, अपने शौक से अपनी मर्जी से जाना चाहिए, सबको बाहर जाना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए, अमेरिका इंग्लैंड भी जाइए, लेकिन मजबूरी आपकी नहीं होनी चाहिए कि मुझे यहाँ काम नहीं है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और बिहार में का जो आप कोरोना काल की जो बात करें, तो बिहार इसमें एक्सपोज हो गया है, ये लोग को पता चल गया, आम लोगों को भी पता चल गया कि बिहार की स्थिति क्या है। मैम, मौजूदा सरकार ने बहुत सारे वादा किए, जैसे कोरोना काल में नीतीश कुमार ने 1000 रुपया और साथ ही राशन देने को वादा किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग खुद भी, मीडिया वाले लोग भी जाते हैं कहीं भी सर्वे करने के लिए, या तो मैं भी जाती हूँ, हम लोग भी कहीं जाते हैं, तो जो वादा है वो वादा न्यूज़ तक, वो वादा जो है ऑन पेपर तक ही सीमित है। और जब बाइट लिया भी जाता है तो उनके जो मीडिया वाले, उनके जरिए उन्हीं लोगों से बाइट लिया जाता है कि 100 में 2-4 लोग 5 लोग को दे दिया गया, उनसे बाइट ले करके और लोगों को दिखाया जाता है। अगर आप मतलब जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो पता चलता है कि कहीं भी वो 1000 रुपया वाली जो बात है बहुत कम है। जो कि वादा किया जाता है कि जहाँ तक लोगों तक पहुँचाएंगे, जहाँ आप 100% लोग की बात करते हैं, वहाँ 5% लोग ही के पास ही ये पहुँच पाया है, और उन्हीं तक पहुँच पाया, चाहे तो राशन हो या तो फिर पैसे की बात हो। मैम, लास्ट क्वेश्चन, आप अपना आदर्श किसको मानती हैं? देखिए, मैं एज अ वुमेन, मैं बचपन से, जब बड़ी हुई थी तो मेरे पापा हर बात पे बोला करते थे, तुम लोग क्यों बोलते हो कि लड़की लड़की। देखो, इंदिरा गांधी, हर चीज़ में मुझे ना इंदिरा गांधी को वो करके बोला जाता था। खास करके मेरे पापा बोलते थे कि देख लो इंदिरा गांधी ये कर सकती हैं, वो बचपन से ही बानर सेना बनाई थी। तो इसलिए मैं इंदिरा गांधी को बहुत एडमायर करती हूँ, एज अ नॉट अ पॉलिटिशियन या तो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, एज अ वुमेन, एज अ पावरफुल वुमेन, एज अ ऐसी वुमेन जो कुछ करने की, बचपन से कुछ करने की जज्बा था। तो मैं इंदिरा गांधी को बहुत अपना आइडल मानती हूँ। मैम, आपकी पार्टी किस मुद्दे पे लड़ेगी? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमारी पार्टी का शिक्षा, तो हमारी पार्टी का एजेंडा ही है पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई। तो ये जो हमारी पार्टी का जो मुद्दा है कि पढ़ाई ज़रूरी है, सिंचाई भी ज़रूरी है, जब हमारा कृषि प्रधान राज्य है तो सिंचाई भी ज़रूरी है, हर बच्चों का मौलिक अधिकार है दवाई का,
मतलब दवा मिलना चाहिए, हर बच्चे का मौलिक अधिकार, तो दवाई हमारा जो मौलिक है, और कमाई, रोजगार, जो कमाई है हर युवा का ज़रूरत है रोजगार का। तो हमारी पार्टी का यही 5 एजेंडा है और इसी पे हम लोग आएंगे, इसी के लिए लड़ेंगे, इसी पे लड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी मधु मंजरी जी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।